दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जल संसाधन क्या होता है और इसके विभिन्न रूप कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि अध्याय का स्वरूप क्या है। इस अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले दो चीज़ें हैं, भौम जल संसाधन और धरातलीय जल संसाधन। जल के दो रूप होते हैं, यानी कि जल दो भागों में बटा हुआ होता है। पृथ्वी पर जो जल होता है वो धरातलीय जल ज़्यादा होता है और भौम जल कम होता है। तो देखिए मैंने एक चीज़ मिस्टेक की है यहाँ पे। जो यहाँ पे भौम जल है यहाँ पर धरातलीय जल आएगा और यहाँ पे जो धरातलीय है यहाँ पे भौम जल आएगा। तो जो धरातलीय जल होता है वो होता है, उनमें आती हैं नदियाँ, जितने भी नदियाँ हैं वो, जितने भी झीलें हैं, जितने भी तालाब हैं आदि, ये सब धरातलीय जल में आते हैं। धरातलीय के जल का मतलब है जो कि धरातल के ऊपर पाई जाती है। अब भौम जल देखिए, भौम जल में जितने भी कुएं होते हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, नलकूप होते हैं, बावरियाँ होती हैं, जो कि आपने हैंडपम्प देखा है। हैंडपम्प से जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, वो ज़मीन के नीचे से आता है। तो वो भौम जल होता है। भौम जल का मतलब है भूमि के अंदर वाला जल। तो इन दोनों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है चैप्टर में। फिर आगे जो टॉपिक है भारत का जल संसाधन के बारे में पढ़ना है कि कितना जल किस कार्य में लगा है, कितना जल किस में, और पीने योग्य कितना पानी है, ये सब पढ़ना है। फिर सिंचाई के लिए जल की मांग, फिर जल के गुणों का ह्रास, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं इसे समझता हूँ, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय। तो ये अध्याय का स्वरूप था, हमें ये अध्याय में पढ़ना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जल संसाधन के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं इसी में से आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। चैप्टर का मुख्य बिंदु है, क्या आपने कभी कल्पना की है कि जो कुछ वर्तमान में है वह ऐसा ही रहेगा अथवा भविष्य में कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जो हम पृथ्वी पर जो जल देखते हैं क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा या वो खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जल इस मतलब वर्तमान में जितना है उतना ही भविष्य में रहेगा या खत्म होने जा रहा है। तो ये आपको भी पता है कि जल का नुकसान, जल का ह्रास कितना हो रहा है। आगे देखिए, कुछ निश्चितता के साथ यह कह सकते हैं कि समाज जननांग के परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा जल अभाव का साक्षी होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और पीने योग्य जल बहुत कम बचा है। आपको पता है कि पीने योग्य मतलब जो शहर होते हैं उनमें पीने योग्य जल की कितनी कमी है। अब तो गाँव में भी कमी होने लग गई क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है और हम जल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या का जो भौगोलिक वितरण होता है उससे जल का प्रभाव हो रहा है, जल की अभाव की कमी हो रही है। आगे देखिए, संभवतः जल अभाव, इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग एवं प्रदूषण की वजह से घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। आपको पता है कि एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हम पानी में एयर पोल्यूशन बता रहा हूँ, सॉरी, वाटर पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम पानी में इतनी खराब खराब चीज़ें डालते हैं कि इससे जो पानी के अंदर जो जहरीले पदार्थ होते हैं, मतलब पानी के अंदर जो गुण होते हैं वो जहरीले पदार्थ उनको नष्ट कर देते हैं। यानी कि आपको पता है कि उद्योगों से निकलने वाला कचरा भी जल में जाता है तो उसको जल के गुणों का ह्रास करता है। तो जितना भी मानव जितने भी दिनचर्या करता है वो सब जल से जुड़ी हुई होती हैं और जल को ही हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे देखिए, जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, पहले से पढ़िए। जो पृथ्वी की प्रचुरता में पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% धरातल पर पानी है, परंतु अलवणीय जल सारे जल का केवल 3% ही है। यानी कि पृथ्वी पर 71% पानी पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर, केवल इसमें 29% ही धरातल है। लेकिन जब हम लगभग अलवणीय जल की बात करते हैं जिसमें नमक नहीं है तो वो केवल 3% है, और इसमें से भी केवल एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए मौजूद है। यानी कि इसमें 3% में हम देखें तो केवल 1% ही हमारे लिए स्वच्छ जल निकल कर आता है। तो उस 1% को आप देखिए, 1% कब तक चलेगा मानव जीवन के लिए। तो सबसे पहले ऊपर बात की थी हमने, जल एक चक्रीय संसाधन है। तो देख चक्रीय संसाधन कैसे है। जल बनता कहाँ से है। देखिए, जल नदियों तालाबों या में होता है। जब जब वर्षा होती है तो ये जल बढ़ता जाता है। वर्षा कहाँ से होती है, समुद्रों से, और
वर्षा का जल कहाँ पे आता है? धरातल पे। जो धरातल का जल होता है वो वापिस समुद्र और जलियों में चला जाता है। तो ये चक्रीय मतलब चलता रहता है जल का, और जल कभी भी नष्ट नहीं होता, ये बनता रहता है, ये चक्रीय संसाधन है। तो ये आपको समझना है। बस जल नष्ट नहीं होगा, लेकिन पीने योग्य जल का नष्ट होना संभव है। आगे देखिए, विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण जरूरी हो गए हैं। मूल्यांकन यानी कि उसका परीक्षण। तो आगे देखिए, यानी कि विकास को, इसका मतलब है विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें जल का मूल्यांकन करना आवश्यक है, और उसका संरक्षण भी करना आवश्यक है, यानी कि उसका बचाव करना भी आवश्यक है। अब आगे टॉपिक देखते हैं हम। ये हमारा परिचय था, इसमें ये सिर्फ परिचय था। अब टॉपिक देखते हैं कि भारत के जल संसाधन, फिर हम आगे बात करते हैं। पहले भारत के जल संसाधन देखिए। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.75% जल संसाधनों का लगभग 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। यानी अगर पूरे विश्व की बात करें तो लगभग यहाँ पर 2.45% जल संसाधन पाया जाता है, और 4% जनसंख्या का भाग पाया जाता है। नहीं, यहाँ पे बता रहा है कि भारत के विश्व में धरातलीय क्षेत्र का, यानी कि जो धरातलीय क्षेत्र होता है वो तो 2.45% है, लेकिन जल की बात करें तो 4% है, और जनसंख्या यहाँ पर 16% पाई जाती है। तो देखिए, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन अगर जल की बात करें तो वो कम पाई जाती है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जल तो बड़े बड़े समुद्रों में होता है, बड़े बड़े महासागरों में होता है। आपको पता है कि महासागर कितने हैं? तो आपको कमेंट में बताना है कितने महासागर है। तो ज़्यादा जल तो उनमें पाया जाता है, लेकिन अगर पीने योग्य की बात करें तो वो बहुत कम है। तो इसलिए भारत में तो केवल 4% है पूरा मिला के। इसमें से पीने योग्य कितना होगा ये आपको खुद अंदाजा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा होगी जहाँ पे, वहाँ पे जल की मांग ज़्यादा होगी। तो ये आपको समझना है। आगे देखिए, देश के एक साल में वर्षण से प्राप्त जल की कुल मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। यहाँ पे वर्षा से 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है, ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, धरातलीय जल तथा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से मात्र 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो भौम जल होता है हमारा, जो पृथ्वी के अंदर जो जल है, उससे हमें जो जल प्राप्त होता है वो 1869 किलोमीटर है। लेकिन हमने वर्षा की बात की तो वर्षा से हमें 4000 घन किलोमीटर ज़्यादा प्राप्त होता है। यानी कि वर्षा से ज़्यादा प्राप्त होता है, लेकिन जो ज़मीन के अंदर जल है उससे कम प्राप्त होता है। लेकिन एक आपको बात बता दूं, लेकिन जो वर्षा का जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता। उसमें फसलों की सिंचाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो पीने योग्य नहीं होता। लेकिन जो ज़मीन के अंदर से निकालते हैं वो पीने योग्य, अधिकतर पीने योग्य जल निकालते हैं। आपने देखा होगा हैंडपंप से पीने योग्य जल निकलता है, नलकूपों से, और भी जो कुआं वगैरह होते हैं इनसे सब पीने योग्य जल ज़्यादा निकाला जाता है। तो ये आपको समझना है। आगे देखिए, इस तरह देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। जो उपयोगी है वो तो 1122 घन किलोमीटर है, ये आपको आंकड़ा याद रखना है। अब धरातलीय जल संसाधन की बात करते हैं। आपको बताया कि मैंने दो जल संसाधन बताए थे, भौम जल और धरातलीय जल। तो सबसे पहले हम धरातलीय जल की बात करते हैं। तो धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। 4 कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। सबसे पहला नदियाँ, तलैया, झीलें और तालाब। तो ये 4 स्रोत हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देश में समस्त नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है को मिलाकर 10,360 नदियाँ। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो आंकड़ा दे रखा है आपको पता होना चाहिए, 3,360 नदियाँ हैं भारत में सारे नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, 1,869 किलोमीटर, यानी कि 1869 किलोमीटर का प्रवाह होता है इन नदियों में। आगे देखिए, तथापि स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों की वजह से प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर, इसके 32% जल का ही उपयोग कर सकते हैं। यानी कि केवल 32% जल का ही उपयोग कर सकते हैं। और अगर घन किलोमीटर में आप देखते हैं तो 690 किलोमीटर घन किलोमीटर, 690 घन किलोमीटर, और प्रतिशत में आप देखते हैं तो 32%।
का ही जल का उपयोग हम कर सकते हैं, बाकी तो सब वेस्ट जाता है। आपको पता है कि नदियों में इतना जल होता है, लेकिन उसका उपयोग कितना कर पाते हैं किसान? केवल 32%। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखते हैं हम। भारत में वर्षा में बहुत अधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। स्थानिक का मतलब है स्थान की विभिन्नता पाई जाती है। क्या कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पे कम वर्षा होती है, ये आपको पता है। आपको कमेंट में बताना है कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा प्रमुख रूप से मानसूनी मौसम संकेत रहे, यानी कि मानसून पर निर्भर करती है वर्षा। भारत की कुछ प्रमुख नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। आपको पता है कि गंगा सबसे बड़ी नदी है। इसके जो और भी बड़ी नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र की जल की, आपको पता है सिंधु आधी भारत में बहती है, आधी पाकिस्तान में, इसलिए गंगा को यहाँ की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। लेकिन पहले, आज़ादी से पहले, भारत की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी थी। लेकिन अब इन तीन बड़ी नदियों को ज़्यादा बड़ी माने जाता है, उनमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे गंगा आती है। तो गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर। ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ये नदियाँ देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग में पाई जाती है, जिनसे कुल धरातली जल संसाधनों का 60% भाग मिलता है। अब देखिए देश में कितनी नदियाँ हैं? 10,360। उनमें से 3 बड़ी नदियों को निकाल दिया जाए तो इन 3 बड़ी नदियों से ही 60% जल प्राप्त होता है हमें। और बाकी की जितनी नदियां हैं, यानी कि उनमें से 3 को निकाल दिया है, बाकी बची 3,357 नदी, तो उनसे केवल 40% जल ही प्राप्त होता है। तो अब आप देख लीजिए कि ये कितनी बड़ी नदियां हो सकती हैं। आगे देखिए, ये नदियां देश के कुल क्षेत्र, ये हमने पढ़ लिया था कि 7% पे पाई जाती है। आगे देखते हैं हम। दक्षिणी भारत नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का ज़्यादातर प्रभाव होता है। अब आपको पता होनी चाहिए, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपको बताना है गोदावरी नदी। दक्षिणी भारत की ये नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें ज़्यादा जल पाया जाता है। अब हमने धरातली जल संसाधन की बात कर ली है। ये धरातली जल संसाधन में हमने नदियों के बारे में बात की है, क्योंकि भारत में नदियाँ ज़्यादा हैं, झीलें बहुत कम हैं। एक चील का झील है, उसमें सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, तो उसके बारे में इसमें बात नहीं है। बस आपको नदियों के बारे में ध्यान रखना है, किस में ज़्यादा जल पाया जाता है, किस में कम पाया जाता है। अब देखते हैं भौम जल संसाधन, यानी कि जो भूमि के अंदर पाया जाता है उस जल की हम बात करते हैं। अब देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। 432 घन किलोमीटर जल संसाधन, भौम जल संसाधन पाया जाता है भारत में। ये भारत की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत ज़्यादा है। यहाँ पे बार बार बात होती है बेसिन। देखिए आपको बता दूं बेसिनें क्या होती है। तो जो नदियाँ होती हैं उनका जो प्रवाह होता है उन्हें बेसिनें कहा जाता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल है, बस नदियों को आप ये समझ लीजिए, नदियों के प्रवाह को ही बेसिन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु राज्य में भौम जल का उपयोग अत्यधिक होता है। यानी कि भौम जल का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन से राज्य करते हैं, तो आपको बताना चाहिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु इसके ज़्यादा भौम जल का ज़्यादा उपयोग करते हैं। और जो कम उपयोग करते हैं वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल में भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा वाले राज्य भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैप के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और सबसे कम का भी पता होना चाहिए आपको। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आप स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। मध्यम दर पर उपयोग करते हैं वो कौन से राज्य हैं, वो है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। ये कम मतलब मध्यम दर से उपयोग करते तो हैं, लेकिन थोड़ा कम करते हैं उन राज्यों से। सबसे ज़्यादा आपको पंजाब और हरियाणा का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, और यहाँ पे वर्षा कम होती है, इसलिए ये वर्षा पर निर्भर नहीं रहते, ये भौम जल का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब ये दोनों टॉपिक हमारे खत्म हो गए। बस भौम जल संसाधन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था कि भौम जल का उपयोग कौन कौन से ज़्यादा राज्य करते हैं, क्योंकि भौम जल आपको पता है क्या होते हैं, इसलिए बस आपको ये पता होना चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, लैगून और पश्य जल।
ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देखें तो, और वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप आगे तक आपको एक काम आ सकता है। तो इसे समझते हैं ध्यान से। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है तथा कुछ राज्यों में तट बहुत दंतुरित है। आपको पता है कि भारत की जो तट रेखा है वो विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि और जो गुजरात राज्य है उसकी तो सबसे ज़्यादा बड़ी तट रेखा है। आगे देखते हैं इसमें। इसी वजह से लैगून और झीलें बन गई है। यहाँ पे थोड़ा धुंधला है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों तथा झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। देखिए लैगून और झीलें, मतलब लैगून और पश्चिम जल क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पता है कि हमारे भारत का जो हिंद महासागर है वो बहुत बड़ा महासागर है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें जो कभी कभी उसमें सुनामी आ जाती है। आपको पता है, आप आए दिन सुनते रहते हैं कि सुनामी आ जाती है। तो जो तटीय जो इलाके होते हैं, तटीय जो राज्य होते हैं, जैसे केरल हो गया, उड़ीसा हो गया और भी तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे जो उसका जल का प्रवाह होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जल का प्रवाह होता है, क्या होता है कि वहाँ पर कभी कभी गड्ढे होते हैं, तो उन गड्ढों में उस समुद्र का, उस महासागर का जल भर जाता है। तो जो वो जल भर जाता है वो वहीं पर रहता है, तो वहाँ पर एक जल भर जाता है, उसके कारण एक वहाँ पर एक तालाब या फिर कोई छोटी सी एक झील बन जाती है। तो उसे ही हम लैगून और पश्च जल कहते हैं। पश्च जल का मतलब है बचा हुआ जल। इसे लैगून भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लैगून क्या होता है, लैगून से क्या तात्पर्य है, और पश्च जल क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही था इसमें, पश्च जल क्या होता है बस आपको ये पता होना चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम। सिंचाई के लिए जल की मांग। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कृषि में जल का प्रयोग प्रमुख रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश के ज़्यादातर भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके तहत आते हैं। आपको पता है कि भारत का जो इलाका है वो बहुत ही सूखा है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि वो सिंचाई के लिए जल की मांग होती है, तो वो भौम जल जो होता है, भौम जल से प्राप्त जल को सिंचाई करते हैं। आपने देखा होगा गाँव में फव्वारे टाइप में एक नलकूप लगे होते हैं जो कि सिंचाई करते हैं फसलों की। तो वो क्या होता है, वो भौम जल से सिंचाई करते हैं। तो इसलिए सिंचाई के लिए किसानों को बहुत जल की मांग होती है, बहुत जल चाहिए होता है। तो ये भी आपको समझना है। आगे, देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। आपको पता है कि हरित क्रांति जब आई थी तो उसमें ये मांग भी उठाई गई थी कि जो किसानों की जल की मांग है वो उसकी समस्या को दूर किया जाए। तो उसमें भौम जल संसाधन होता है, उसी को प्राथमिकता दी गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो भूम जल होता है वो भी, उसकी भी कमी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। आपने देखा होगा कि जो गांव में हैंडपंप है उनमें पानी आना ही बंद हो गया है, यानी कि बहुत अब पानी की समस्या हो गई है सब कहीं। तो जो भूम जल है उसका तो ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे नदियों का भी ह्रास हो रहा है। तो इसके उपाय के बारे में हमें आगे पढ़ना होगा। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि चावल के लिए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। ये कुछ फसल है, आपको नाम याद रखना है, चावल, गन्ना, जूट। क्वेश्चन आ सकता है कि अधिक जल की मात्रा वाली फसलों के नाम बताइए। तो चावल, गन्ना, जूट आपको बताना है, और भी आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं हम। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र। निवल बोए गए क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जिस क्षेत्र पर फसलें बोई जाती हैं, जिस क्षेत्र पर खेती की जाती है, वह निवल बोए गए क्षेत्र होता है। 85% भाग सिंचाई के तहत है। यानी कि जो, आप समझिए, आप जो निवल बोए गए जो क्षेत्र हैं उसमें से 85% भाग तो केवल सिंचाई के लिए उपलब्ध है, यानी कि 85% भाग पर सिंचाई की जाती है। बाकी जो 15% भाग है उस पर, उससे वर्षा से ही अपने आप सिंचाई हो जाती है, उस पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसी फसलें होती है जिन्हें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसी फसलें होती है जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आगे देखते हैं। आपको पता है कि चावल और गेहूँ प्रमुख रूप से सिंचाई की मदद पैदा किए जाते हैं, यानी कि चावल और गेहूँ में तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, और भी हमने फैसिलिटी देखी थी ऊपर, गन्ना, जूट आदि, इनमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। लेकिन हम ज्वार की बात करें तो वो, उसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। ज्वार बिना पानी के हो जाता है, यानी कि बिना पानी के नहीं तो, लेकिन वर्षा का जो पानी होता है उसी से वो हो जाता है। आगे देखते हैं। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में ज़्यादा जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया।
आपको बताया कि राजस्थान में तो जल की बहुत ही कमी है, और जो महाराष्ट्र का इलाका है वहाँ पे भी जल की कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल पर निर्भर रहने लग गए लोग, यानी कि भौम जल पर निर्भर रहने लग गए। भौम जल से ही वहाँ पर सारा काम होता है, यानी कि वहाँ पे पाइपें बिछा दी गई है भूमि के, जो भूमिगत जल होता है भूमि के अंदर का, उसे निकालने के लिए। तो वहाँ पे जल की कमी होती जा रही है, और वहाँ पे फ्लोराइड जो होता है उसका संकेंद्रण बढ़ता जा रहा है। तो ये टॉपिक हमने दिखाया था कि जल की सिंचाई के लिए जल की मांग, तो सिंचाई के लिए कौन कौन सी जो फसलें होती हैं उनमें ज़्यादा जल की मांग होती है, कौन सी में कम होती है, ये हमने देखा। कौन से राज्यों में ज़्यादा जल की आवश्यकता है, कौन से में कम है, कौन से ज़्यादा भौम जल का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने पढ़ा है। अब देखते हैं जल के गुणों का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है नुकसान, या फिर यानी कि नुकसान का मतलब घास का मतलब नुकसान या फिर उसका खराब होना या बदलना। जल के गुणों का ह्रास, ये आपको टॉपिक समझना है, कैसे कैसे ह्रास हो रहा है दिन प्रतिदिन। जल गुणवत्ता में जल गुणवत्ता से अभिप्राय जल की शुद्धता या अनावश्यक भारी पदार्थों, सूक्ष्म जीवों और औद्योगिक और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। आपको बताया कि जल किससे प्रदूषित होता है? जो उद्योग होते हैं उनसे निकलने वाला कचरा, और जो मानव की जो पदार्थ होते हैं। आपको पता है कि नदियों में अब तो कूड़ा कचरा, यहाँ तक तो डेड बॉडी भी डालने लग गए। तो ये इंसानों की बहुत बड़ी गलती है। इससे प्रकृति का प्रकोप उनको देखना भी पड़ेगा, क्योंकि वो जल को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन से जल के गुणों का ह्रास होता है, कौन कौन सी चीज़ें। एक सूची बना लीजिए कि इन चीज़ों से जल का गुणों का ह्रास होता है, ये आपको काम आएगा। जल जब विषैले पदार्थ झीलों, नदियों, सरिताओं, समुद्रों और दूसरे जलाशयों में प्रवेश करते हैं तब जल प्रदूषित हो जाता है। या आपको पता है कि जब जो विषैले पदार्थ जल में घुल जाएंगे तो जल भी विषैला हो जाएगा, और जब वो मानव उसका उपयोग करेगा तो मानव को भी अनेकी बीमारियां होंगी। यानी कि अगर मानव उस जल का, गंदे जल का उपयोग करेगा, तो आपको पता है कि यमुना नदी कितनी प्रदूषित होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उसमें कितना कचरा फैला रहे हैं। दूसरी, जो ये जो अहमदाबाद में जो बहती है नर्मदा नदी, वो भी कितनी गंदी होती जा रही है। गंगा नदी भी अब धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही है। तो सभी नदियाँ अब धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही है, कोई भी नदी स्वच्छ नहीं बची है। तो आपको पता होनी चाहिए कि नदियाँ क्यों प्रदूषित हो रही है। तो इसमें ये था कि अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जल संरक्षण व प्रबंधन। क्वेश्चन इसी पे आता है। हम देखा है पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, जो इस चैप्टर से ये पूछा जाता है कि जल संरक्षण व प्रबंधन के उपाय बताइए। तो आपको 4-5 मैंने उपाय लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जल संभर विकास, जल का पुनः चक्रण, वर्षा जल संग्रहण और पुनः उपयोग। आपको टॉपिक ऐसे बना के लिख देना। अगर आप टॉपिक ऐसे लिख देंगे तो फिर टीचर ये नहीं देखता कि आपने नीचे क्या क्या लिखा है, यानी कि नीचे आप फिर इनके एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक्सप्लेन आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। चार चीज़ें आपके बुक में भी दे रखी हैं कि वर्षा का पुनर्चक्रण कैसे होता है। देखिए, यानी कि जल का पुनर्चक्रण कैसे होता है। आपने एक बार जल का उपयोग कर लिया तो उस जल का आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो नहाने का जल है आपने नहा लिया तो उस जल को आप पौधों में भी डाल सकते हैं। और जो जल आपने मतलब फसलों में, जो मतलब वर्षा का जल होता है उसका भी आप इस्तेमाल फसलों में कर सकते हैं। या जो जल जो बहता रहता है उसे भी आप गड्ढा खोद कर कहीं ज़मीन में, मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि वर्षा जल संग्रहण कैसे होता है। देखिए, वर्षा हो रही है, कहीं से वर्षा हो रही है, सड़क पर वो पानी बह रहा है, तो आप क्या कीजिए कि उसके नीचे यहाँ पे एक गड्ढा बना दीजिए, और गड्ढे में ऐसी धाराएं बना दीजिए कि वो सारा जल गड्ढे में गिर जाए। तो इससे क्या होगा कि इससे भौम जल जो है वो बढ़ेगा, और भौम जल की सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी, और इससे फ़ायदा ही होता है क्योंकि वो जल बहेगा तो नहीं। और पुनः उपयोग भी आप कर सकते हैं। एक बार जल का उपयोग आपने कर लिया तो दोबारा भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नहाने में हमने कर लिया, वो चला गया, तब कैसे उसका उपयोग करें। तो ये फिल्टराइजेशन क्या होता है कि बड़े बड़े जो शहरों में होता है वो ऐसे होता है, जो आप जितना सारा इस्तेमाल करते हैं जल, वही वापस मतलब फिल्टर होकर वापस ही आपके घर तक पहुंच जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता। यानी कि फिल्टर होकर जल पहुंच जाता है। तो ये ऐसा ही होता है। तो ये कुछ उपयोग थे, आपको पता होने चाहिए। भारत को जल संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
जल को प्रदूषित होने से निम्न कारण करने आवश्यक है, ये मैंने बता दिया है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि स्थलीय जल क्या होता है और भूमजल क्या होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने टॉपिक बता दिए हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैंने ये लिख दिए हैं टॉपिक। ये आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।